हमारे गृहस्थ जीवन में एक सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि हम रिटायर कब होएं। रिटायर होना चाहता हूं। महाराज जी, रिटायरमेंट तो नौकरी पेशा लोगों की होती है। आप तो श्रमण हैं, मुनिराज हैं। इस मार्ग में तो जिस दिन से दीक्षा ली उस दिन से लेकर जीवन की अंतिम श्वास तक रिटायरमेंट का कोई रोल ही नहीं है। फिर आप कैसे रिटायर होना चाहते हैं? यह आप लोगों के दिमाग की फितूरी है कि इस मार्ग में रिटायरमेंट नहीं होती। कोई भी क्षेत्र पूरे विश्व में ऐसा नहीं है जिसमें रिटायरमेंट ना होती हो। आप देख लें, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो जिसमें लोग जॉब करते हैं, वहाँ भी रिटायरमेंट होती है। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग हों, वहाँ भी रिटायरमेंट होती है। चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, क्रिकेटर हों, फुटबॉलर हों, हॉकी के प्लेयर हों, टेनिस प्लेयर हों, आदि आदि, वहाँ भी रिटायरमेंट होती है। चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, राजनीति में भी रिटायरमेंट होती है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आपका घर। उसमें भी रिटायरमेंट की व्यवस्था है। आप लेते हैं नहीं, ये हम अभी थोड़ी देर बाद बताते हैं। और धार्मिक क्षेत्रों में, चाहे वो इस ट्रस्ट के मंत्री हों, अध्यक्ष हों, आदि आदि, इन क्षेत्रों में भी रिटायरमेंट होती है। और इन सब के ऊपर जो मंच पर आसीन हैं, मोक्ष मार्गी, वहाँ पर गुरुकुलों में भी रिटायरमेंट की व्यवस्था है। प्राइवेट सेक्टर में अथवा गवर्नमेंट जॉब जहाँ जो लोग करते हैं वहाँ, और जितने भी प्रकार के ये हमने रिटायरमेंट के प्रकल्प आपके सामने रखे, इन सभी में 3 प्रकार की व्यवस्था है। कुछ में रिटायरमेंट अनिवार्य है, कुछ में रिटायरमेंट ऐच्छिक है, और कुछ में रिटायरमेंट आपका नैतिक कर्तव्य है। जैसे प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब है, वहाँ पर सुनते हैं 58 वर्ष प्राइवेट जो जॉब करते हैं वहाँ पर रिटायरमेंट की उन्होंने एक आयु सीमा निर्धारित कर रखी है कि 58 वर्ष के हुए और आपको रिटायर कर दिया जाएगा। आपके स्थान पर किसी दूसरे को मौका मिलेगा। गवर्नमेंट क्षेत्र में कुछ स्थानों पर राज्य सरकारों ने 58, कहीं कहीं पर केंद्रीय सेंट्रल जो उसमें 60, और अभी हमने कुछ दिन पहले सुना था कि मोदी जी ने 62 इयर्स के लिए रिटायरमेंट के लिए अपना प्रस्ताव रखा था। अभी वो विचाराधीन है। और प्रोफेसर और डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनके लिए उन्होंने 65 इयर्स रखा है। ये है अनिवार्य रिटायरमेंट। इसके बाद जहां उन्होंने फिक्स कर दिया कि आपको इतने वर्ष में रिटायर होना है, होना पड़ेगा, अनिवार्य है। दूसरी होती है ऐच्छिक रिटायरमेंट। आपने देखा होगा, क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर को जब उसकी इच्छा हो तब रिटायरमेंट ले ले। वो चाहे तो 25 वर्ष में ले ले, चाहे तो 35 में ले ले। अब जो स्वाभिमानी क्रिकेटर हैं अथवा जो ऐसे हैं जो इज्जत के साथ रिटायर होना चाहते हैं, वे पहले से ही उनको लगा कि अब हमारा समय हो गया। जैसे आपने बड़े बड़े कई प्लेयर देखे होंगे, उनको लगा कि भैया अब अपना समय हो गया, अब अपन को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, नहीं तो फिर बेइज्जती के साथ रिटायरमेंट होगी। बेइज्जती क्या, उनके नाम पर चयन, उनके नाम पर चर्चा विचार विमर्श ही नहीं होगा, तो अपने आप रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। ये है ऐच्छिक रिटायरमेंट। जब आप चाहें तब ले लें। अगर आप स्वाभिमानी हैं तो समय पर ले लें, और नहीं हैं तो फिर आपको लेनी पड़ेगी। यही हाल राजनीति के क्षेत्र में भी है। किसी किसी राजनीतिक दल में उन्होंने उसकी भी एक समय सीमा बांध रखी है। वो आज का विशेष विषय नहीं है। एक है जो मुख्य रूप से है, वो है हमारा जो नैतिक कर्तव्य है, वो रिटायरमेंट जो घरों में आवश्यक है, चाहे वो स्त्री हो अथवा वो पुरुष हो। कोई एक पिता 60 वर्ष के हो गए, उन्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। उनका एक नैतिक कर्तव्य है कि भैया अब आपका समय हो गया, अब अपने बच्चों को अपनी बागडोर संभाल दो।
माँ का कर्तव्य है कि अब अपने बहुओं को अपने घर की चाबियां पकड़ा दो, किचन की चाबियां पकड़ा दो, वो जाने उनका काम जाने। ये है नैतिक कर्तव्य के रूप में रिटायरमेंट। लेकिन 65 के हो गए, 70 के हो गए, 75 के हो गए, नहीं दे रहे हो तो फिर आपको रिटायरमेंट जबरदस्ती देना पड़ेगी। फिर भी नहीं दे रहे हो तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि यमराज आपको रिटायर कर देंगे। यमराज समझते हो? एक माँ थी, माँ ने एक बेटे को जन्म दिया। गांव में रहते थे, गरीब लोग थे। जिस दिन बेटे का जन्म हुआ उस दिन पिता का देहांत हो गया। अब केवल घर में मां और एक नवजात शिशु। गांव में उनकी छोटी सी दुकान थी किराने की। कुछ दिनों में जब पिताजी एक्सपायर हुए तो मां दुकान पर बैठने लगी। बेटा तो छोटा सा है और घर में कोई तीसरा सदस्य नहीं। एक दुकान, वो भी छोटी सी किराने की, गांव में, गरीब परिवार, एक बेटा और मां, बस। 2, 4, 5 साल, 7 साल में बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, मां का हाथ बटाने लगा, बैठने लगा। धीरे 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 कुछ समय बीता, बेटा 10-12 वर्ष का हुआ। इतना सक्षम हो गया वो कि वो अब मां को समय कम देना पड़ता उस दुकान में, बेटा ज्यादा। जबकि वो पढ़ाई भी करता, टैलेंटेड था, एक्स्ट्रा टैलेंटेड जिसको बोलते, और धार्मिक भी था। प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती, आप लोग जानते समझते सुनते होंगे। उस बेटे ने ज्यादा से ज्यादा 15 वर्ष की उम्र में पहुंचते पहुंचते हर बार अपनी क्लास में टॉप भी करता था पढ़ाई में। और जैसे ही छोड़ा, कभी खेलता नहीं, सीधा जाके माँ, क्योंकि माँ घर में अकेली है, दुकान। तो उसने 15-16 वर्ष की उम्र में उस छोटी सी दुकान को अपने में कुवत पर बहुत बड़ा बना लिया। पहले एक बार बड़ा किया, फिर और बड़ा किया, तो उसका व्यापार उस गांव में ही बहुत बड़ा हो गया। जब वह बेटा 18-20 वर्ष की उम्र का हुआ, तब तक उसने गांव को छोड़कर एक शहर में बड़े एक मकान खरीद लिया खुद की कमाई से, और वहां पर उसने एक अच्छी किराने की बंद करके ज्वेलरी शॉप खोल ली। 24-25 वर्ष की उम्र तक उस बेटे को लोग सेठ जी कहने लगे, इतना वो टैलेंटेड था। और पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल आता था, टॉप करता था। 25-26 वर्ष का जब वो हुआ तो उसके पास बहुत अच्छा एक बंगला और बहुत अच्छी एक ज्वेलरी शॉप और खूब इज्जत सम्मान। आप लोगों ने घरों में देखा होगा, जब भी आपकी बिटिया सयानी होती है तो आप लोग सोचते हैं कि अब इसका विवाह करना है, तो ये सोचते हैं कि किससे करूं। तो 2 प्रकार की सोच वाले लोग दुनिया में होते हैं। एक वे, हमें तो भैया मेट्रो सिटी में जो लड़का जॉब करता हो उससे विवाहित करना है। और एक वो होते हैं जो कहते हैं भैया हमें तो ऐसे लड़के से विवाह करना है अपनी बिटिया का जो खुद का, जिसका बिजनेस हो, बड़ा अच्छा तगड़ा बिजनेस हो, उससे करेंगे। अब ऐसी किसी एक सोच वाली जो पति पत्नी होंगे, उन्होंने अपनी एक बहुत सुंदर पढ़ी लिखी बिटिया का विवाह उस लड़के से करना चाहा। उनकी सोच थी कि हमें अपने बेटे को जॉब वाले लड़के के साथ नहीं ब्याहना, क्योंकि वो दिन भर रहेगा नहीं, पूरे दिन वहां जाएगा, और कभी कहीं भी जाना है तो शटर लटकाओ, जो दुकान वाला है वो बंद किया, चल दी गई। ना उसके पास धर्म के लिए समय, ना उसके पास अपने माता पिता परिवार के लिए समय, कुछ नहीं। 24 घंटे केवल पैसों में वो बिका हुआ है, यूं समझ लो। तो जो हाई सोच के, अच्छी सोच के, जो खुद का जिनका दिमाग होता है, वो प्राय ये सोचते हैं कि हमें ऐसे बेटे से विवाह करना है अपनी बिटिया का जो स्वयं का अच्छा लमसम व्यापार हो। तो उन्होंने उस लड़के को चुना। बहुत अच्छा परिवार, बहुत अच्छा बिटिया और पढ़ी लिखी, उस बेटे के साथ उसका विवाह हो गया। कुछ ही दिनों में वो बेटा इतना टैलेंटेड था कि उसने उस स्थान को छोड़कर और एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला बनाया और एक बीच चौराहे पर बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप खोली। उसका वो मालिक, क्योंकि उसके पास टैलेंट की कमी नहीं थी, छोटे से बच्चे ने अपने खुद के दम पर यहां तक वो पहुंच गया। अब उसके 3 बेटे हुए। 3 बेटे, तीनों बेटों को उसने अच्छी शिक्षा दी वहीं, और शिक्षा देने के बाद उन्होंने कहा मुझे आप तीनों को किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब नहीं कराना,
न प्राइवेट में न सरकारी में। क्या करना, हमारी खुद की दुकान है, आप अपनी ही इस दुकान को जितना चाहें उतना हमारे व्यापार को विकसित करें। तीनों बेटे साथ में पिताजी के, यहां तक तो सब कुछ ठीक था। पिताजी की उम्र हो गई 50 वर्ष। तीनों बेटे एक उम्र को पाकर के अच्छी शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन पिताजी ने उन तीनों बेटों का अच्छी अच्छी कन्याओं से विवाह भी कर दिया। यहां तक भी सब कुछ ठीक। अब जैसे ही पिताजी 50 के ऊपर पहुंचे, 55 के हो गए, अब भी घर के सारे निर्णय लेने का अधिकार केवल पिताजी को है। क्यों? क्योंकि पिताजी टैलेंटेड थे। यहां तक भी सब कुछ एकदम ठीक। अब तीनों बेटों के बच्चे हुए, पुत्रियां हुई, जिसको अपन बोलते हैं नाती पोते। उनके नाती पोते जो बोलते हैं वो हुए, वो भी सब पढ़ रहे हैं। पिताजी 60 वर्ष के हो गए। यहां तक भी सब कुछ ठीक। घर में करोड़ों की संपत्ति है। पिताजी ने अपने जो वो बेटा था छोटा सा गांव में, वो पिताजी बन गया। 60 वर्ष की उम्र आ गई, 3 बेटे, घर में पैसा कोने कोने में पड़ा है, खूब इज्जत, खूब सम्मान, संपत्ति की कोई कमी नहीं, कई सारी गाड़ियां और कई सारे घर, दुकान बहुत अच्छी, सब कुछ। लेकिन समस्या कितनी? एक, कि उनके जो तीनों बेटे थे उनमें से किसी को भी निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं। पिताजी की उम्र 60 वर्ष, यहां तक भी कोई समस्या नहीं है। अब समस्या शुरू होती है। 60 वर्ष के पिताजी हो गए, घर के जितने निर्णय हैं वो सब पिताजी लेंगे। बड़े बेटे को कोई काम है तो निर्णय लेगा कौन? पिताजी। किसी को कोई समस्या आई, बच्चे को यहां से वहां पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, ये प्लाट खरीदना है, वो कुछ भी करना है, सारे निर्णय पिताजी लेंगे। यहां तक भी ठीक अभी, क्योंकि पिताजी 60 वर्ष के हैं। तीनों बेटे उनकी बहुत बड़ी दुकान में बैठते, लेकिन मेन गद्दी पर पिताजी बैठते। सब कुछ हिसाब किताब पिताजी के हाथ में, कोई भी निर्णय हो सारे निर्णय पिताजी लेंगे, ये ठीक था। अभी भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद पिताजी के मन में आया कि मुझे अपने बेटों को, मैं अब 60 वर्ष का हो गया, मुझे रिटायर होना चाहिए। लेकिन उनने सोचा हमारे तीनों बेटों में से कोई भी बेटा इतना सक्षम नहीं है जो इस हमारी जो हमने जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है इसको संभाल सके। तो उन्होंने मन में सोचा और अपने उस भाव को दबा दिया। उन पिताजी ने अपने जीवन के महंगे दिनों में जो करोड़ों रुपए कमाए थे, उसमें से किसी को 50 लाख, किसी को 1 करोड़, किसी को 2 करोड़ अपने मित्र बंधुओं में भी बांट रखे थे। क्यों? क्योंकि इनको हम बांट देंगे तो उनसे ब्याज मिलेगा, हमारे पैसे सुरक्षित हैं। ये बातें भी उनने अपने तीनों बेटों को नहीं बताई। क्यों? क्योंकि बेटे हमारे अभी उतने सक्षम नहीं हैं। लेकिन ये उन पिताजी की बहुत बड़ी कमी थी। मैं पूछना चाहता हूं, अगर मान लो 60 वर्ष की उम्र के बाद भी आप अपने बच्चों को मूर्ख ही समझते रहेंगे, तो क्या आप पूरे जीवन भर का ठेका ले रखा है? मान लो वे बच्चे आपको लगता है कि वे भोंदू हैं। भोंदू क्यों हैं? क्योंकि आपने उन्हें योग बनाने के योग प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया ना। उस गद्दी पर जिस पर आप बैठे रहे कभी नहीं बैठाया। 60 वर्ष की उम्र तक तो कोई बात नहीं, लेकिन अब पिताजी को रिटायर होना चाहिए था। उनका पिताजी का कर्तव्य था कि उन तीनों बेटों को निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र अधिकार दे दें। 60 वर्ष के बाद पिताजी उस गद्दी को छोड़कर दूसरी गद्दी पर बैठना शुरू कर दें, उस गद्दी पर बेटों को बिठाना शुरू कर दें। 60 के बाद उनको रिटायर होना अनिवार्य था, लेकिन वे नहीं हुए, क्योंकि हमारे बच्चे उतने समझदार नहीं है। ये उनके दिमाग में फितूरी भरी थी। हमने ऐसा देखा, सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कुंडलपुर में हम लोग थे, संघ के सारे महाराज वहां पर उपस्थित थे। एक ऐसी अलग टाइप की वहां पर रौनक थी, और हमने ये बहुत अच्छे से देखा कि उन सारे महाराजों में कई महाराज ऐसे थे जिनको बहुत ज़्यादा सब लोग रिस्पांस देते थे और बहुत ज़्यादा उनकी इज्जत करते थे, करना भी चाहिए। कई महाराज उनमें ऐसे भी थे जिनकी संघ में बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं थी, सामान्य नॉर्मल जैसे हम लोग थे, नए महाराज ऐसी स्थिति थी। जब आचार्य श्री जी ने उनको अलग अलग संघ बना के भेजा, तो जिनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू संघ में थी, पता चला कि वो बहुत पीछे हैं
और जो जिनकी कोई विशेष ज्यादा नहीं थी, सामान्य से थे, वो आज दुनिया में तहलका मचा रहे। तो अब इससे यह सिद्ध होता है कि हमें लगता है कि हमारे बेटे टैलेंटेड नहीं हैं, लेकिन पता चला आप उन्हें जिम्मेदारियां सौंप के तो देखो, पता चला कि भी आपसे ज्यादा टैलेंटेड हैं। कब निर्णय हुआ? अभी 6 महीने नहीं हुए, आचार्य जी ने 10 संघ बनाए होंगे। आप सबके बारे में पता कर लो कि संघ में किसकी क्या स्थिति थी और आज क्या है। इसका मतलब है कि उस समय किसी से पूछते तो वो क्या कहते, तीनों बेटे ऐसा ही हैं, और तीनों को सौंप दो, पता चला कि वो पिताजी से भी आगे निकल जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारे बच्चे भोंदू हैं, समझदार नहीं हैं। आप एक बार उनको जिम्मेदारियां देकर तो देखो। जैसे ही जिम्मेदारी आती है, अपने आप कंधों पर भार आते ही उनके अंदर गंभीरता, वजनदारी, समझदारी और उनका टैलेंट अपने आप बाहर निकलता है। तो प्रत्येक पिता का यह कर्तव्य है, चाहे बच्चे होनहार हों और चाहे भोंदू हों। 60 वर्ष के आप हुए, आप अपने संपत्ति का, सारी संपत्ति का, घर का जो मालिकाना हक है, अपने बच्चों को सौंपकर आप रिटायर हो जाओ। यदि आप नहीं होते तो क्या होगा? वो दादाजी जो 60 वर्ष के थे, 65 के हो गए, 70 के हो गए, फिर भी रिटायरमेंट नहीं। इसका परिणाम यह निकला कि वे बच्चे आज भी बच्चे के बच्चे हैं, जबकि उनकी उम्र 40 हो गई। क्यों बच्चे हैं? इसलिए बच्चे हैं कि जिम्मेदारी उनके पास आई नहीं। जब जिम्मेदारी आती है, जब निर्णय लेने के लिए आपको छोड़ दिया, अब आपको निर्णय लेना पड़ेगा। तो जब उनके पास निर्णय लेने के लिए आपने छोड़ा ही नहीं, तो उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता आएगी कहां से? कभी आ नहीं सकती। परिणाम ये निकला, दादाजी 70 के हो गए, दादाजी 75 के हो गए और दादाजी 80 के हो गए, लेकिन बेटे अभी भी बच्चे हैं। और एक दिन दादाजी स्वतंत्र स्वयं तो रिटायर नहीं हुए, यमराज ने उनको रिटायर कर दिया। अब दादाजी रिटायर हो गए। अब मैं पूछना चाहता हूं, दादाजी को लगता था बेटे भोंदू हैं इसलिए हम उनको नहीं समझा रहे। अब क्या होगा? अब दादाजी चले गए, अब उन बच्चों का क्या होगा? भोंदू से वो एकदम एक दिन में होशियार हो जाएंगे? भोंदू के भोंदू रहेंगे ना। तो भोंदू रहे तो इसमें नुकसान किसका? दादाजी का। और सबसे बड़ी बात, जो संपत्ति उन्होंने करोड़ों रुपए कर्ज दूसरों को दे रखे थे, ब्याज मिलेगा, हमारी संपत्ति सुरक्षित है, वो बच्चों को बताई नहीं। दादाजी के साथ ही वो संपत्ति भी चली गई। क्या हुआ? कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा मतलब जो एक्स्ट्रा थी, जो छुपा के उनको दी थी, बच्चों को बता देंगे तो पता नहीं क्या करेंगे, तो उन दादाजी के साथ ही चली गई। जिस संपत्ति को उन्होंने अपने जीवन के महंगी गाड़ी कमाई, महंगे जीवन को खो करके कमाया था, वो सारी की सारी दूसरे लूट गए। अगर बच्चे भोंदू भी थे माना की, तो कम से कम उस संपत्ति को अपने बच्चे तो भोगते, लेकिन आपने उनको मौका नहीं दिया, अपने आप को रिटायर समय पर नहीं किया। पता चला कि संपत्ति भी गई, आपका जीवन भी गया, और वे बच्चे 50 साल के होने के बाद भी आज भी उनके अंदर ना निर्णय लेने की क्षमता है, और वो सोच रहे इतना बड़ा हम कैसे संभालेंगे, हमें तो कुछ नहीं आता, पिताजी ने कुछ सिखाया ही नहीं। दोनों कंडीशन में आपका कर्तव्य है, 60 वर्ष के हुए रिटायर हो जाओ। फिर उन 20 वर्षों में आपका जो अनुभव था, उस अनुभव को आप अपने बच्चों में बांटो। वे जैसे दादाजी 80 के हुए ना, तो 60 से 80 में जो 20 वर्ष थे, उनमें आप घर में अपने बारे में सोचो। वे बच्चों को सब सौंप दो, जहां उनको समस्या होगी भी आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे, आप अपने अनुभवों को उनके पास रखिए। धीरे धीरे उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता आएगी, धीरे धीरे उन्हें अपना जीवन जीने की कला आएगी, और आप अपना कल्याण कीजिए, बच्चे अपना जीवन बनाएंगे। जो आपने कमाया था वो आपके बच्चे खाएंगे। ये आपका कर्तव्य था, लेकिन दादाजी ने ऐसा नहीं किया। सुनने में आया, मध्य प्रदेश के सीएम थे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने किसी एक सभा में कहा होगा कि 65 वर्ष जो डॉक्टर्स की एज है, मतलब रिटायरमेंट की, उस एज को 75 कर देना चाहिए। उन्होंने तर्क क्या दिया कि एक 78 वर्षीय जो एक डॉक्टर थे, उन डॉक्टर ने घुटने का ऑपरेशन किया सफल। तो जब एक 78 वर्ष का डॉक्टर घुटने का सफल ऑपरेशन कर सकता है और इतने अच्छे तरीके से कर सकता है, क्योंकि उनको अनुभव है, 78 वर्ष हो गए, तो जिसको इतना अनुभव है, उस व्यक्ति को
अगर मान लो किसी नए डॉक्टर से कराते तो हो सकता है कि वो उतने अच्छे से वो सफल ऑपरेशन नहीं कर पाता। तो उनका ये कहना था, जो शिवराज सिंह जी हैं, उन्होंने किसी सभा में कहा 78 वर्ष के डॉक्टर ने एक घुटने का सफल ऑपरेशन किया है, इसलिए 75 वर्ष डॉक्टर्स की, जो सरकारी डॉक्टर हैं, उनकी रिटायरमेंट की एज कर देनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने सोचा बात तो सही है, तो फिर यह भी सोचा अकेले डॉक्टर को क्यों, टीचर भी हैं, टीचर की भी 75 कर दो, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है अनुभव बढ़ता जाता है, तो उनके पास तो 75 वालों के पास बहुत अनुभव है, तो टीचर का भी 75 होना चाहिए। फिर हमने सोचा किसी और लाइन में आप कुछ भी करते हो, जैसे जैसे आप उस काम को करते हैं तो आपका अनुभव बढ़ता जाता है, तो हर एक फील्ड में 75 कर दो, तो क्या होगा, जो दादाजी का हुआ ना वो इनका होगा। परिणाम क्या निकला? मेरा ये पर्सनली मानना है कि जिन्होंने 65 भी कर दिया उनको भी 60 कर देना चाहिए। महाराज जी क्यों? इसलिए 60 वर्ष तक तो उन्होंने अपना काम किया। एक उम्र के बाद दिमाग तो काम कर सकता है, हार्ट तो काम कर सकता है, मन तो काम कर सकता है, अनुभव तो काम कर सकता है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। अब 60 वर्ष के बाद वो डॉक्टर भले वो कितने अनुभवी हों, लेकिन वो 60 वर्ष के बाद उनका शरीर साथ नहीं देगा। अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं, अब रात में 2 बजे उनको जरूरत पड़ गई, ठंडी के दिनों में आप किसी वृद्ध डॉक्टर को 2 बजे रात में बुलाओ, क्या वो आ सकते हैं? और अगर आपको जबर मजबूरी आना पड़ेगा तो वो क्या सोचेंगे आपके बारे में? उनको कैसा लगेगा? मजबूरी में जाना पड़ रहा है, आप उनके साथ छल कर रहे हैं। 60 वर्ष के बाद किसी भी सेक्टर में रिटायरमेंट की अवधि होना चाहिए, उससे ऊपर तो कतई नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो आप सीमा पर जो सैनिक हैं उनको 60 वर्ष तक क्यों नहीं रखते? क्यों? इसलिए नहीं रखते क्योंकि पता है कि एक उम्र के बाद वो लोग अब उस योग्य नहीं बचे, शरीर साथ नहीं देता। ऐसे ही हर एक फील्ड में, कोई भी फील्ड हो, शरीर 60 के वर्ष के बाद साथ नहीं देता। घरों में जो माएँ हैं, सासू जिनको बोलते हैं, उनका भी यही कर्तव्य है, 60 के हुए सब कुछ उनको सौंप दो, वो खाएं उड़ाएं कुछ भी करें तो उन महाराज जी वो सब लौटा देंगी। तो आपके जाने के बाद वो रखेंगी, ये कोई गारंटी है? या तो ये गारंटी मिल जाए आपको कि जब तक आप, क्योंकि आपके बच्चे भोंदू हैं, जब आपकी बहू भी ऐसा ही है, तो जब तक वो रहेंगे तब तक हम नहीं मरेंगे, या तो ये आपको गारंटी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको कोई ये गारंटी नहीं मिल रही तो फिर आपका कर्तव्य है सौंप दो उन्हें। अगर उनमें हुनर होगा तो वो कमाएंगे, ऊपर उठेंगे, और नहीं है हुनर तो छोड़ देंगे। ये आपका होना चाहिए। तो सीएम साहब ने कहा 75 वर्ष होना चाहिए, हमने कहा 65 को भी 60 कर देना चाहिए। तो महाराज जी इससे तो अनुभव का नुकसान होगा। बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, इससे कई फायदे होंगे। फायदा क्या होगा? पहला फायदा ये कि जो बच्चे, जिसे आप 75 करना चाहते हो ना, वे बच्चे 15 वर्ष तक और इंतजार करेंगे, जो लंबी लाइन पीछे लगी है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही। तो उससे सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा, आप अगर 60 में उनको रिटायर कर देंगे तो आपकी पोस्ट पर कोई दूसरा आ जाएगा। ये दूसरा ये हो सकता है कि वो आपसे ज्यादा टैलेंटेड हो, तो प्रतिभा ऊपर आएगी, प्रतिभा को स्थान मिलेगा, समय मिलेगा। दूसरा ये कि वर्तमान में आपको पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है, और जो शुरुआत में जॉब लगती तो कम पैसा लगता है, तो सरकार का पैसा भी बचेगा, कम पैसा देना पड़ेगा। तीसरा ये कि आप उन पर एक्स्ट्रा लोड दे रहे हैं जो 60 की वर्ष, आप 75 या 65 वर्ष दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास फिजिकली तो पावर बचा नहीं। तो आप अगर यंग बच्चों को देंगे, उसका जो अनुभव है महाराज, उसका क्या होगा? उनके अनुभवों को भी जूनियर डॉक्टर्स हैं, जूनियर टीचर्स हैं और हैं, उनमें वो बांटेंगे। जैसे आप अपने पिता से जाकर के सीखते हैं, तो वे बच्चे अपने पिता से जाकर के पूछे, पिताजी इसमें हमें समझ में नहीं आ रहा, क्या करना? ऐसा ही जो अनुभवी डॉक्टर हैं, उनके पास जाकर वे जूनियर डॉक्टर से सीखें। ऐसी आप कोई व्यवस्था बनाइए। महाराज जी